प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में आज हम आपको पढ़ाएंगे फैसियोला हेपेटिका का परिवर्धन। यह अध्याय आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं मैं प्रेम सिंह चौहान, सहआचार्य प्राणी शास्त्र। यदि हम फैसियोला हेपेटिका के परिवर्धन की बात करें तो इसमें कुछ बिंदु हमारे पास उनको लेकर के हमें साथ चलना पड़ेगा। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल, द्विपर्पोषी जीवन व्रत, मैथुन यानी कॉपुलेशन, निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन, संपुट निर्माण यानी कैप्सूल का फॉर्मेशन, संपुट की संरचना, फिर विदलन और भ्रूण का परिवर्धन। फिर परिवर्धन में फैसियोला हेपेटिका के लार्वे आएंगे। इन लार्वों को हम कहेंगे मीरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रीडिया लार्वा, सर्केरिया लार्वा, मेटासर्केरिया लार्वा और फिर प्राथमिक कोशिका संक्रमण। ये सारी संरचना हमें देखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं आपको इसका जो डिटेल चित्र है उस चित्र पे ही लिए चलता हूँ और चित्र के बारे में सारी जानकारी आपको प्रस्तुत कर देता हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। ये फैसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल का डायग्राम है जो बुक से लिया गया है। तो फैसियोला हेपेटिका को हम बेड में इन्फेक्शन से चालू करता हूँ। कोई भी पॉन्ड वाटर होता है तो पॉन्ड के किनारे की जो वनस्पति होती है उस पर इंसिस्टेड मेटासर्केरियाई लार्वे लगे हुए होते हैं। जब भेड़ इन पत्तों को खाती है तो भेड़ के शरीर में ये मेटासर्केरियाई अंदर पहुंच जाते हैं लार्वे में। मेटासर्केरिया लार्वा के ऊपर सिस्ट पाई जाती है जो जठर रस से नहीं घुलती, लेकिन जब इंटेस्टाइन में चला जाता है तो आंतरिक रस से ये घुल जाती है और घुल जाने के पश्चात उसमें से जो है लार्वा बाहर की ओर निकल जाता है और ये लार्वा धीरे धीरे परिवर्तित होकर के एक वयस्क फ्लू का निर्माण कर देता है। वयस्क फ्लू जब परिवर्तित होकर वयस्क हो जाता है तो जनन के पश्चात अंडे देता है और ये जो इसके अंडे होते हैं उन अंडे जो सिप है उसके जो फीकल मटेरियल है उस फीकल मटेरियल के साथ में पैलेट्स के रूप में बाहर की ओर निकलते हैं। ये एग जो होते हैं इन एग्स के अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है। ये अंडे जो होते हैं इनके अंदर जो लार्वा बनेगा वो पहला लार्वा मीरासीडियम कहलाता है। जलीय ठीक इसी प्रकार के जलीय स्रोत के आसपास जब अंडे दिए जाते हैं तो जल के स्रोत में ये कवच की गोलिका ऊपर से खुल जाती है, ओपर्कुलम खुल जाता है और इसमें से एक लार्वा निकलता है जो मीरासीडियम लार्वा कहलाता है। मीरासीडियम लार्वा जल में मुक्त रूप से तैरता है। जल में मुक्त रूप से तैरता हुआ मीरासीडियम लार्वा जब इसका जो दूसरा होस्ट है घोंगा जिसे हम कहते हैं उस घोंगे के कोमल भाग के संपर्क में आता है तो उसके भीतर की ओर घुस जाता है। तो ये मीरासीडियम लार्वा इस घोंगे के अंदर घुस गया और घुस जाने के पश्चात दूसरी लार्वा अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ये लार्वा अवस्था स्पोरोसिस्ट कहलाती है। स्पोरोसिस्ट रीडिया में परिवर्तित होता है। रीडिया सेकंड जनरेशन रीडिया को जन्म देती है और रीडिया से फिर बन जाता है सर्केरिया लार्वा और ये सर्केरिया लार्वा जब बन जाता है तो इस घोंगे में से वापस बाहर की ओर निकल के जलीय स्रोत की वनस्पतियों के तैरता हुआ जलीय स्रोत की वनस्पतियों के संपर्क में आ जाता है सर्केरिया लार्वा। फिर ये अपनी पूंछ त्याग करके मेटासर्केरिया बन जाता है जो इंसेस्टेड मेटासर्केरिया कहलाता है। तो मेटासर्केरिया के माध्यम से तो भेड़ में इन्फेक्शन होता है और मीरासीडियम के माध्यम से घोंगे में इन्फेक्शन होता है। तो मीरासीडियम घोंगे में घुसता है और सर्केरिया इससे वापस बाहर निकलता है। मेटासर्केरिया भेड़ में घुसता है और यहाँ से वयस्क फलों के इंसिस्टेड अंडों के रूप में वापस बाहर की ओर निकलता है। ये फैसियोला हेपेटिका की लाइफ साइकिल है। अब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको वन बाय वन यदि हम देखें तो वन बाय वन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखने के लिए हमने पहली बात करी थी इसकी लाइफ साइकिल जो होती है वो डाइजेनेटिक होती है। डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल का मतलब होता है जब परजीवी दो पोषियों में अपने जीवन को पूर्ण करता है तो ऐसी लाइफ साइकिल को द्विपर्पोषी जीवनवत कहा जाता है, जिसमें एक जो फेज होती है वर्टिब्रेट की वो प्राथमिक पोषी कहलाता है, उसके अंतर्गत एडल्ट फ्लूक पाया जाता है और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट होता है जो लिम्निया या प्लोनेऑर्बिस होता है। फिर दूसरी बात आती है कॉपुलेशन के लिए तो फैसियोला हेपेटिका जो है उभयलिंगी है
इसमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ये पित्तवाहिनी में रहता है, वहीं पे कॉपुलेशन करता है। और कॉपुलेशन के समय क्या होता है, सीरस जो होता है वो इवर्सिबल होता है, वो बहिर्सारित सीरस को बाहर निकालता है एक फेसियोला हेपेटिका, और दूसरा फेसियोला हेपेटिका के लोअर सिस्टीरिया कैनाल से जो टेम्परेरी अपर्चर बना है उसमें अपने शुक्राणुओं को त्याग देता है। फिर शुक्राणु जब मिल जाते हैं तो मादा जनन तंत्र में निषेचन होता है, निषेचन आंतरिक होता है और अंडवाहिनी के दूरस्थ भाग में इसका निषेचन संपन्न होता है। फिर निषेचन जब हो गया तो ये निषेचित अंडे बन जाते हैं और अंडों के चारों ओर पीतक गोलिकाएं या पीतक की कोशिकाएं एकत्रित हो जाती है जो कवच पदार्थ का निर्माण करती है। इस कवच पदार्थ के निर्माण के लिए स्टीफेंस ने 1947 में यह बतलाया कि सरल स्वरूप में पीतक की जो गोलिकाएं होती है उसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन और फिनॉल पाए जाते हैं। लेकिन फिनॉल का ऑक्सीकरण हो जाता है तो वो क्विनोन में परिवर्तित हो जाता है, और क्विनोन जो है प्रोटीन का शोधन करके कीटों के जो चर्मिल आवरण होता है उसके समान कड़ा प्रतिरोधी चर्मिल स्क्लेरोटिन जैसा आवरण बना लेता है। ये स्क्लेरोटिन ही जो है निषेचित अंडों के चारों ओर कवच का निर्माण करता है। अब हम कैप्सूल या अंडे की बात करें तो एक जो अंडा होता है वो पीला भूरा या अंडाकार होता है, 130 से 150 मिलीमीटर म्यू लंबा और 60 से 90 म्यू चौड़ा होता है। अंडे के ऊपर एक ओपरक्यूलम पाया जाता है और एक जो यूट्रस होता है उसमें लगभग 3000 से अधिक यूट्रस ये संपुट पाए जाते हैं या कैप्सूल्स पाए जाते हैं। भेड़ का यकृत जो होता है 200 फ्लूक पाए जाते हैं एक भेड़ के यकृत में, और ये 10 वर्ष की अवधि में लगभग 5 लाख अंडे देते हैं। इस प्रकार एक संक्रमित भेड़ जो होती है उसमें 1000 लाख यानी कि 100 मिलियन निषेचित अंडे पाए जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसका जटिल जीवन वृत्त है और जीवित रहने के बहुत ही कम अवसर होते हैं। इन कम अवसरों में भी अपनी जीवितता को बनाए रखने के लिए ये बड़ी संख्या में अंडों को देता है। अब बात आती है भ्रूण के परिवर्तन की। तो विदलन और भ्रूण, जो भ्रूण होता है कैप्सूल निकला उसमें जो अंडा था उस अंडे में कंप्लीट अनइक्वल होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है, जिससे ये दो असमान कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। बड़े आकार की कोशिका होती है वो एक्टोडर्मल कोशिका कहलाती है और छोटे आकार की कोशिका को प्रवर्धी कोशिका या प्रोपेगेटरी सेल्स कहते हैं। जो एक्टोडर्मल कोशिका होती है वो आगे चलकर लार्वे की उपचर्म का निर्माण करती है, और दूसरी जो छोटे आकार की कोशिका जिसको हमने प्रोपेगेटरी कोशिका कहा था वो प्रोपेगेटरी सेल होती है, आगे चल कर के दो जो है फीलियल सेल्स को या दो संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। इनमें से एक कोशिका तो विभाजित होकर लार्वा के शरीर का निर्माण करती है और दूसरी कोशिका अनेक बार विभाजित होकर जनन कोशिकाओं का पुंज बनाती है जो लार्वे के पिछले भाग में इकट्ठा हो जाता है। तो 3 कोशिकाएं हो गई हमारे पास। पहले एक्टोडर्मल सेल्स थी, एक्टोडर्मल सेल्स उपचर्म बनाएगी, प्रोपेगेटरी सेल्स की 2 सेल्स में से एक सेल्स जो लार्वा का शरीर बनाएगी और दूसरी सेल उसमें जनन गोलिकाओं के रूप में एकत्रित रहेगी। आगे का जो परिवर्तन होता है जब ये फेसियोला हेपेटिका आंत्र में पहुंच जाता है तो आगे का परिवर्तन उसकी आंत्र में होता है। परपोषी की विष्ठा के साथ में ये बाहर आ जाते हैं और बाहर आंत्र में जो मल मटेरियल या विष्ठा बाहर निकला उसके साथ बाहर आ गए, और आगे के परिवर्तन के लिए इसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थितियाँ होती हैं। ये आवश्यक परिस्थितियाँ जल होना चाहिए या कम से कम 60% से अधिक नमी वाला क्षेत्र होना चाहिए, वहाँ की pH 6.5 होनी चाहिए और 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसको यदि मिले तो ये अनुकूलतम परिस्थितियाँ हैं इसके लिए। 60% से अधिक नमी वाला क्षेत्र या जल, 6.5 pH और 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान यदि होता है तो इस फेसियोला हेपेटिका के अंड से आगे का परिवर्तन होता है और इसमें से मीरासीडियम लार्वा निकलता है। मीरासीडियम लार्वे के बारे में हमने प्रायोगिक क्लास में पहले ही देख रखा है। ये इस प्रकार की संरचना मीरासीडियम लार्वा की होती है। उसमें सीलिया है, एपिकल पेपिला है, एपिकल ग्लैंड्स है, फिर 2 पेनेट्रेटिंग ग्लैंड्स है, ब्रेन है, आई स्पॉट है, जर्मबाल्स है, फ्लेम सेल्स है, एक्सक्रीटरी डक्ट है, एक्सक्रीटरी पोर है, एपिडर्मल सेल्स है और मसल लेयर है। ये संरचना फेसियोला हेपेटिका के लार्वे में पाई जाती है जिसका हमने पहले भी अध्ययन कर चुका। फेसियोला हेपेटिका में सीलेटेड एपिडर्मिस पाई जाती है और यह जो है मुक्त प्लावी जीवन व्यतीत करता है जल के अंदर, मुक्त रूप से तैरने वाला सबसे पहला लार्वा है।
25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर 6 से 9 दिन में जब युग्मनज से परिवर्तन होता है तो उसमें से मिरासीडियम लार्वा बनता है। यह कवच तोड़कर बाहर आता है और स्वतंत्र जीवन व्यतीत करने लगता है। अंडे से बाहर निकलने के लिए इसके ऊपर जो प्रोटीन का आवरण था उस प्रोटीन को घोलने के लिए प्रोटीन अपघटक एंजाइम चाहिए। उन प्रोटीन अपघटक एंजाइम के द्वारा ओपर्क्यूलम को खोला जाता है और प्राचीन जब खुल जाता है तो उसमें से मिरासीडियम लार्वा बाहर आ जाता है। मिरासीडियम लार्वे की बाहरी संरचना देखें तो ये एक माइक्रोस्कोपिक संरचना है, माइक्रोस्कोपिक लार्वा है जिसका आकार 0.07 मिलीमीटर होता है। 0.07 मिलीमीटर आकार का अंडाकार शंकु के आकार का होता है और नीचे से चपटा होता है। इसके अगले सिरे पर एक एपिकल पेपिला निकला होता है जिसे सीरस्ट पेपिला टेरिब्रेटोरियम कहा जाता है। यह टेरिब्रेटोरियम जब घोंगे के भीतर घुसेगा तो बेधक का कार्य करता है। इसके शरीर के निर्माण में बाहर की ओर 21 प्लेटें पाई जाती है। इनको 21 सिलेटेड एक्टोडर्मल प्लेट्स कहा जाता है। इन सिलेटेड एक्टोडर्मल प्लेट्स जो है निरंतर रूप से 5 पंक्तियों में व्यवस्थित होती है। 21 प्लेटें। पहली जो प्लेट होती है, पहली पंक्ति में 6 प्लेट्स पाई जाती है जिसमें 2 डोर्सल, 2 लेटरल और 2 वेंट्रल होती है। ये 2D 2V है, ये 2D 2L और 2V है। ये सब 2 हैं DLV। तो 2 तो डोर्सल, 2 लेटरल और 2 वेंट्रल होती है। दूसरी पंक्ति में 3 डोर्सल और 3 वेंट्रल होती है। तीसरी पंक्ति में 1 डोर्सल और 2 वेंट्रोलेटरल होती है। चौथी पंक्ति में 4, 2 लेफ्ट और 2 राइट होती है। और पांचवी पंक्ति में 2 प्लेट होती है, 1 लेफ्ट और 1 राइट। इसकी शरीर भर्ती में जो सिलेटेड एपिडर्मिस पाई जाती है, इस सिलेटेड एपिडर्मिस के नीचे बॉडी वाल का दूसरा स्तर यानी मसल लेयर पाई जाता है। मसल लेयर में बाहर की ओर सर्कुलर मसल्स और अंदर की ओर लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स पाई जाती हैं। इन मसल्स लेयर के नीचे ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाई जाती है। ये इसकी बॉडी वाल की संरचना होती है। अब आंतरिक संरचना में देखें तो शरीर भित्ति के नीचे वाला जो भाग होता है उसमें मेसेनकाइमल सेल्स और इंटरनल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इनमें भीतर की ओर एक सबसे ऊपर देखें तो एक बहुकेंद्रक या एपिकल ग्लैंड्स पाई जाती है जिसके दोनों साइड में 2 से 7 पेनिट्रेंट ग्लैंड्स होती है। उसके पीछे आई स्पॉट होता है, ब्रेन होता है और जर्म बाल्स होती है। इसके अलावा प्रोटोनेफ्रिडिया या फ्लेम सेल्स पाई जाती है जो एक्सक्रीटरी डक्ट के माध्यम से एक्सक्रीट पोर्ट द्वारा बाहर की ओर घुलती है। यदि हम एपिकल ग्लैंड्स को देखें तो ये निष्क्रिय रहती है। पहले इसको आरनाल की भांति समझा जाता था लेकिन बाद में देखा ये तो पेनिट्रेंट का कार्य करती है और ये एक ऐसा तरल पदार्थ निकालती है जो ऊतकों को घोल देता है। हिस्टोलाइसिस निकालती है जिसके कारण घोंगे के ऊतकों को घोलकर उसके भीतर ये प्रवेश कर जाती है। मिरासीडियम लार्वे की हम कार्य की देखें तो मिरासीडियम लार्वे में क्या पाया जाता है भाई, एक पेपिला है सबसे ऊपर जिसे हमने एपिकल पेपिला का। एपिकल पेपिला में पेनिट्रेंट ग्लैंड्स होती है। ये इसकी जीवन के लिए एक लार्वीय अनुकूलन है, जीवन को ठीक रूप से जीवन मतलब कि घोंगे में घुसने के लिए एक प्रकार से जीवन के लिए ठीक अनुकूलन है। बार्लो ने 1925 में बताया कि मिरासीडियम लार्वा जब एग कैप्सूल से निकलता है तो जल्दबाजी में ऐसे तैरता है जैसे किसी वस्तु की खोज कर रहा हो। और वो खोज करता करता जब ये मिरासीडियम लार्वा इसका जो सेकेंडरी पोर्पोसी है जो लिम्निया ट्रैंकेटुला हो सकता है, सक्सीनिया हो सकता है, प्लेनोर्बिस, बोलिनस, पोसेरिया या प्रैक्टिकोलेला कोई भी हो सकता है, उसके भीतर तब घुसता है जब उसके कोमल भाग के संपर्क में आता है। यदि मिरासीडियम अंडे से निकलने के पश्चात 24 घंटे के भीतर में सेकेंडरी होस्ट के कोमल भाग के संपर्क में नहीं आता है तो वह मर जाता है। इसलिए 24 घंटे में जब यह किसी कोमल भाग में के संपर्क में आ गया तो उस कोमल ऊतक के अंदर घुस जाता है और अंदर घुसते समय इसकी जो ऊपर की एपिडर्मिस है सिलेटेड उसको तो बाहर की ओर छोड़ देता है और बाकी जो 2 लेयर है मसल्स लेयर और सब एपिथेलियम थी उसके साथ अंदर घुस करके इसकी आगे वाली लार्वा अवस्था जिसे हम स्पोरोसिस्ट कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है। यदि हम स्पोरोसिस्ट को देखेंगे तो स्पोरोसिस्ट लार्वा ऐसा प्रकार की संरचना होती है। स्पोरोसिस्ट लार्वा में क्यूटिकल बन गई है और क्यूटिकल के नीचे वही मसल लेयर है और मसल लेयर के नीचे इसकी एपिथेलियम या सब एपिथेलियम पाई जाती है। ये एक स्पोरोसिस्ट लार्वा है। स्पोरोसिस्ट लार्वे की बॉडी वाल में
सिलेटेड एपिडर्मिस के स्थान पर केवल क्यूटिकल आ गई है, उसके नीचे वही मसल लेयर है, उसके नीचे सब एपिथेलियम पाई जाती है। उत्सर्जन के लिए फ्लेम सेल विभाजित होकर के एक जोड़ी हो गई है, यानी 2 जोड़ी होगी टोटल, तो 2 फ्लेम सेल्स जो है एक एक प्रोटोन्यूक्लियस एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा एक्सक्रीटरी पोर द्वारा बाहर की ओर खुल जाती है। इसमें जर्म सेल्स पाई जाती है और इसके पश्चात इसकी जो जर्म सेल्स है उससे परिवर्तित होकर के रेडियल लार्वा बनता है। ये रेडियल लार्वा इसके पश्चात बनने वाला लार्वा अवस्था है। तो ये संरचना एक फैसियोला हेपेटिका के स्पोरोसिस लार्वे में पाई जाती है। अब स्पोरोसिस लार्वे का डिटेल से यदि हम स्टडी करें, इसके टेक्स्ट को यदि हम देखें, तो स्पोरोसिस लार्वे में जो टेक्स्ट है, हमने कहा मीरासीडियम 0.07 का है, तो वहाँ से 0 हट गया, तो 0.7 मिलीमीटर का जो लार्वा होता है वो स्पोरोसिस लार्वा है, 0.7 मिलीमीटर का। सिलेटेड एपिडर्म बॉडी वाल की हमने बात करी थी, एपिडर्मिस के स्थान पर क्यूटिकल आ गई है और उसके नीचे मसल लेयर, उसके नीचे सब एपिथेलियम है। मीरासीडियम लार्वे में पाई जाने वाली कुछ संरचना यहाँ पे विलुप्त हो गई है, उसमें ग्लैंड्स, ब्रेन, आई स्पॉट्स और एपिकल पेपिला ये हरासित होकर के लुप्त हो जाते हैं। लेकिन प्रोटोनेफ्रिटल सिस्टम विभाजित होकर 2 फ्लेम सेल्स बन गई है, वो एक्सक्रीटरी डक्ट के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। इसमें जनन गोलिका उपस्थित रहती है और जनन गोलिका के साथ में ये जो स्पोरोसिस लार्वा है उस पोषी के ऊतकों में इधर उधर घूमता है और पोषण को अवशोषित करता रहता है। प्रत्येक स्पोरोसिस लार्वा इसकी आगे वाली जो लार्वा अवस्था है जिसे हम रेडियल लार्वा कहते हैं, उस 5 से 8 रेडियल लार्वा को यह उत्पन्न करता है। रेडियल लार्वा को देख लीजिए भाई, ये जो डायग्राम है हमारे पास, ये एक रेडियल लार्वा का डायग्राम है। रेडियल लार्वा का थोड़ा मैं इसको साइज को थोड़ा छोटा कर देता हूँ, डायग्राम पूरा नहीं आ रहा है। तो हमारे पास ये एक रेडियल लार्वा है। रेडियल लार्वे की यदि हम बॉडी वाल से देखें, वही ऊपर की ओर इसमें क्यूटिकल है और क्यूटिकल के नीचे इसमें भी वही मसल लेयर है, उसके नीचे सब एपिथेलियम वाली संरचना इसमें पाई जाती है। ये क्यूटिकल और एपिथेलियल लेयर लिख रखा है, ये वाली संरचना है। अब इस जो रेडियल आ रहा है उसकी खास विशेषता, इसके आगे के सिरे पर कॉलर पाया जाता है और पीछे के सिरे पर लेपेड्स पाए जाते हैं। ये इसको गति करने में सहायक होते हैं। अंदर की ओर यदि हम देखें तो अंदर की ओर इसमें माउथ पीछे की ओर फेरिंग्स में खुलता है। फेरिंग्स में फेरिंजियल ग्लैंड्स पाई जाती है, ये आगे चल करके गट में खुल जाता है जो एक थैलेनुमा संरचना होती है। रेडियल लार्वा में एक और ख़ास बात पाई जाती है, इसमें एक बर्थ पोर पाया जाता है। इस बर्थ पोर से इससे आगे की जो लार्वा अवस्था है जिसे हम सर्केरिया लार्वा कहेंगे, उन सर्केरिया लार्वा को ये जन्म देता है। किनसे? जन्म बॉल से परिवर्तित हुए सर्केरिया लार्वा को यह जन्म देने का कार्य करता है और इसके पिछले सिरे पर जर्म बाल्स पाई जाती है। ये रेडियल लार्वा की विशेषता है। अभी हमने बात करी थी प्रत्येक जो स्पोरोसिस लार्वा है वो 5 से 8 जो है रेडियल लार्वा को उत्पन्न करता है। 5 से 8 जो रेडियल लार्वा उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक रेडिया का आकार फिर बढ़ गया। रेडिया 1.3 से लेकर के 1.6 मिलीमीटर का होता है, बेलन के आकार का है। आगे के सिरे पर इसमें कॉलर और जन्म रंध्र पाया जाता है। पिछले सिरे पर लेपेट्स या प्रोस्क्रूकुला होता है। शरीर भित्ति में क्यूटिकल, अनुदैर्ध्य और वृत्ताकार पेशियाँ और उपकला की बनी हुई होती है। मुख जो होता है पेशीय ग्रसनी में खुलता है। ये पीछे लंबी थैले के आकार की आंत्र, आद्यंत या आर्नल में खुलती है। ये आर्नल जो होती है वो एक ही कोशिकाओं के स्तर से बनी आश्रित रहती है। ग्रसनी में ग्रसनी ग्रंथियाँ होती है। आदिग्वृक विभाजित होकर अतिशाखित तंत्र का निर्माण कर देता है। लार्वे के शरीर के पिछले भाग में जर्म बाल्स और मीजेनकाइमल कोशिकाओं से भरा होता है। रेडियल लार्वा परपोषी के ऊतकों को खाता है, पेशी संकुचन करता है, कॉलर और लेपेड्स के माध्यम से गति करता हुआ घोंघे की पाचन ग्रंथियों में पहुंच जाता है और पाचन ग्रंथियों में पहुंचकर उन पाचन ग्रंथियों में धंस जाता है और उनको खाना प्रारंभ कर देता है। इसलिए पाचन ग्रंथियों में यह रहना अधिक पसंद करता है। जब गर्मी की ऋतु आती है और पर्याप्त भोजन उपलब्ध होता है तो रीडिया जो लार्वा है इसकी सेकंड जनरेशन ऑफ रीडिया को जन्म देता है। रीडिया स्वयं रीडिया को जन्म देता है, सेकंड जनरेशन रीडिया को। और जाड़े की जब ऋतु आती है तो यह रीडिया की जो जनन गोलिका होती है उसे सर्केरिया लार्वा परिवर्तित होती है। गर्मी की ऋतु में तो रीडिया सेकंड जनरेशन रीडिया को जन्म देता है और जाड़े की ऋतु में जो रीडिया होता है सेकंड जनरेशन यानी लार्वा सर्केरिया लार्वा को जन्म देता है। अब हम देखते हैं इसका सर्केरिया लार्वा। तो ये हमारे पास एक डायग्राम है सर्केरिया लार्वा का, जो रीडिया से परिवर्तित होकर के बनने वाला लार्वा है। इस लार्वा को हम सर्केरिया लार्वा कहते हैं। सर्केरिया लार्वा में आगे की ओर माउथ होता है जिसके चारों ओर
मुख चूसक या ओरल शक्कर पाया जाता है। माउथ पीछे की ओर मस्कुलर फेरिंग्स में खुलता है। मस्कुलर फेरिंग्स पीछे की ओर इसोफेगस में खुलती है। इसोफेगस आगे चल करके दो भागों में विभाजित होता है जो गट कहलाता है, और गट जो है दो भागों में विभाजित होकर के इसमें बनी हुई संरचना है। इस प्रकार इसकी आहार नाल जो होती है उसमें एक ही छिद्र पाया जाता है, माउथ, इसमें एनस नहीं पाया जाता है। दूसरी जो खास बात है सर्केरिया लार्वा की, वो यह है कि इसमें सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स पाई जाती है। ये सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स जो होती है ये सिस्ट निर्माण का कार्य करेगी जब इससे आगे का लार्वा बनेगा। फ्लेम सेल्स इसमें विभाजित होकर के साकित उत्सर्जी तंत्र का निर्माण करती है। दोनों तरफ की जो फ्लेम सेल्स से उत्पन्न होने वाली जो एक्सक्रीटरी डक्ट है वो एक्सक्रीटरी डक्ट मिलकर के एक्सक्रीटरी वेसिकल का निर्माण करती है, और एक्सक्रीटरी वेसिकल से निकलने वाली एक एक्सक्रीटरी डक्ट होती है वो बाहर दो एक्सक्रीटरी जो अपर्चर के द्वारा खुल जाती है। ये सर्केरिया लार्वा की बॉडी और इसकी टेल है जो यह चित्र में दर्शाई गई है। ये इसका शरीर है और ये इसकी पूंछ है। सर्केरिया लार्वा को यदि हम डिटेल्स में इसका टेक्स्ट देखें तो हमने ये बता ही दिया कि सर्केरिया लार्वा की उत्पत्ति किससे होती है, रीडिया लार्वा से होती है, और रीडिया लार्वा से जाड़े की ऋतु में सर्केरिया लार्वा को उत्पन्न करती है। प्रत्येक जो रीडिया होता है वो 14 से 20 सर्केरिया लार्वा को निकालता है, अपने बर्थ पोर के माध्यम से इनको जन्म देता है। घोंगे की पाचन ग्रंथि में ये पहुंच जाते हैं। इनका जो आकार होता है वो 0.25 से वापस आकार घट गया 0.025 से 0.35 जो मिलीमीटर का ये सर्केरिया लार्वा होता है। सर्केरिया लार्वा में तैरने के लिए पूंछ पाई जाती है। शरीर भित्ति स्पोरोसिस्ट और रीडिया लार्वा के समान, यानी क्यूटिकल, उसके नीचे सर्कुलर मसल, उसके नीचे वर्ताकार सर्कुलर मसल, नोगुलेटेड मसल, उसके नीचे सब एपिथेलियम, ये संरचना शरीर भित्ति में पाई जाती है। क्यूटिकल में पीछे की ओर मुड़े हुए सूल पाए जाते हैं। इसके अलावा इसकी जो भित्ति है उसके नीचे असंख्य सिस्टोजीनस ग्लैंड सेल्स पाई जाती है जो सर्केरिया को मेटा सर्केरिया के पुट्टी के स्रावण का कार्य करेगी। सर्केरिया जो वेस्ट फ्लूक के समान होता है, वेस्ट फ्लूक के जैसा का जैसा सर्केरिया है, इसमें ओरल शक्कर है, इसमें वेंट्रल में एसिटाबुलम है, ये दोनों ही चूसक इसमें पाए जाते हैं। आहार नाल जो होती है उसमें बाइफरकेशन हो जाता है। इसके अलावा इस जंतु में पाचक ग्रंथि, उत्सर्जी और जनन तंत्रों के आद्यावशेष भी पाए जाते हैं। ग्रसनी पेशी होती है, ग्रसिका में खुलती है, जो आंत्र में खुलती है। आंत्र जो होती है वो अदर चूसक के आगे चल करके दो शाखाओं में विभाजित होकर के दो भुजाओं का निर्माण करती है। दोनों पार्श्वीय भागों में फ्लेम सेल्स की बड़ी संख्या पाई जाती है जो उत्सर्जी नलिकाओं में खुलती है। उत्सर्जी नलिका पूंछ के सामने जाकर के उत्सर्जी आशय या एक्सक्रीटरी वेसिकल होता है उसमें खुल जाती है। एक्सक्रीटरी वेसिकल से एक्सक्रीटरी डक्ट निकलती है जो पूंछ में बढ़ जाती है, और आगे चल करके ये एक्सक्रीटरी डक्ट भी स्वयं दो शाखाओं में विभाजित होकर दो भिन्न भिन्न एक्सक्रीटरी पोर के द्वारा बाहर की ओर खुलती है। जनन कोशिकाओं के समूह मिलते हैं जो प्रोपेट्री गेटरी सेल्स की वंशज होती है, आगे चल करके आगे वाली लार्वा अवस्था या जनन तंत्र के आद्यावशेषों का प्रतिनिधित्व करती है। और इस सर्केरिया लार्वा में जो परिपक्व होकर के परपोषी के उत्तकों में घूमता हुआ यह फुफ्फुस सेक में पहुंच जाता है। जब ये फुफ्फुस सेक में पहुंच जाता है तो वहाँ से यह जल में बाहर निकल जाता है, और जल में जब निकल जाता है बाहर तो ये मीरासीडियम के घोंगे के शरीर में प्रवेश करने और सर्केरिया बनकर पोषक के शरीर से बाहर निकलने तक 35 से 65 दिन का समय लगता है। यानी हम कहेंगे सेकेंडरी होस्ट परपोसी जिसे घोंगा कहते हैं, उस घोंगे में मीरासीडियम बन करके तो इसने प्रवेश करा था और सर्केरिया लार्वा बन के निकला था। इस टोटल डेवलपमेंट में इसको 35 से 65 दिन का समय लगता है। घोंगे के बाहर आने पर सर्केरिया को भी अनुकूलतम परिस्थितियाँ चाहिए। इसके लिए 9 डिग्री से लेकर के 24 डिग्री सेंटीग्रेड का तो तापमान चाहिए, किंतु पीएच का मान इस पर कोई खास बात नहीं करता। कितनी भी पीएच कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सर्केरिया लार्वा जल में तैरता है और जल के किनारे स्थित जो भी घास होती है, वनस्पति होती है, उस वनस्पति की पत्तियों पर चिपक जाता है। उन पत्तियों पर ये रेंगता है। 2 या 3 दिन सक्रिय जीवन व्यतीत करने के पश्चात इसमें उपस्थित जो सिस्टोजीनस ग्लैंड्स है, उन सिस्टोजीनस ग्लैंड्स के द्वारा इसके ऊपर एक सिस्ट का निर्माण कर दिया जाता है और पूंछ को त्याग दिया जाता है। अब ये जो लार्वा बनता है उसको मेटा सर्केरिया कहते हैं। पुट्टीजनक ग्रंथि कोशिकाएं अपग्रस्त होकर के चारों ओर कठोर और श्वेताभ पुट्टी उत्पन्न कर देती है। ये पुट्टी जो है सर्केरिया किसी मुख्य या निश्चित परपोषी या भेड़ द्वारा खा ली जाती है तो उसके जो है अम्लीय रसों के द्वारा
जठर रस द्वारा नष्ट हो जाती है। यहाँ थोड़ा ये कंट्रोवर्सी है, अम्लीय रस के द्वारा ये नष्ट नहीं होती है, ये आंत्र में जा कर के नष्ट होती है और फिर आंत्र में ये लार्वा घुसता है। तो किताब में ही कंट्रोवर्सी के माध्यम से लिखेगा, तो ये आप उन्हें तो किसी भी परपोषी के द्वारा जब खा लिया जाता है तो उसके रसों के पाचक रसों के द्वारा घुल करके ये आंत्र में प्रवेश कर जाती है, ऐसा सही रहेगा। अब आगे का जो लार्वा होता है वो लार्वा कहलाता है मेटासर्केरिया लार्वा। तो ये मेटासर्केरिया लार्वा की चित्र ऐसी होती है। मेटासर्केरिया लार्वा सर्केरिया लार्वा ही है, किंतु मेटा इसलिए आ गया कि इसके अंदर जो सिस्टोजिनस ग्लैंड्स थी, उन सिस्टोजिनस ग्लैंड्स ने इसके चारों ओर सिस्ट का निर्माण कर दिया, बाकी सारी संरचनाएं वैसी की वैसी रहती है। इस इंसिस्टेड लार्वा को मेटासर्केरिया लार्वा कहते हैं। ये माउथ है, उसके चारों ओर एसिबुटाबुलम है, ये फैरिंग्स है, मस्कुलर फैरिंग्स, इसोफेगस है, बाइफरकेटेड इंटेस्टाइन है, वेंट्रल एसिटाबुलम है, ये जो है एक्सक्रीटरी फ्लेम सेल्स है, और ये पीछे एक्सक्रीटरी जो है ब्लैडर या वेसिकल जो इसको कहते हैं वो इसमें उपस्थित है। ये मेटासर्केरिया लार्वा की खास बात है। अब मेटासर्केरिया लार्वा का डिटेल यदि हम देखें तो मेटासर्केरिया लार्वा जो है गोलाकार होता है और केवल 0.2 मिलीमीटर का है। एक घास की पत्ती जो होती है उस पर हजारों की संख्या में मेटासर्केरिया पाए सकते हैं। मेटासर्केरिया वास्तव में जो एडल्ट फ्लूक होता है उसी के समान होता है, इसलिए इसको मेरिटा भी कहते हैं। आकार में गोल होता है और पूरे के ऊपर कठोर पुट्टी पाई जाती है। इसमें फ्लेम सेल्स की जो अधिकता होती है। पूंछ और सिस्टोजिनस ग्लैंड सेल्स के द्वारा सिस्ट का निर्माण किया है। एक्सक्रीटरी वेसिकल के द्वारा बाहर की ओर खुलता है। जनन कोशिका इसमें पाई जाती है। जनन कोशिकाओं के अध्यावशेष ज्यों के त्यों रहते हैं। और मेटासर्केरिया लार्वा में पाई जाने वाली जो सिस्ट है वो छोटी छोटी जो शुष्कन अवधियाँ होती है उससे इसकी सुरक्षा करने का कार्य करती है। अब लास्ट बात आ जाते हैं प्राथमिक पोषी में इसका संक्रमण। प्राथमिक पोषी इसका भेड़ है। भेड़ जल के किनारे जो जलीय वनस्पति होती है उस वनस्पति को खाता है। जलीय पौधों की पत्तियों को जब ये खाता है तो उस पर लगी हुई मेरिटा की जो सिस्ट है, मेटासर्केरिया की जो सिस्ट है उसको यह निगल लेती है चारे के साथ में। जठर रस के अंदर ये जीवित रह जाता है। अंत में आंत्र के जब प्रारंभिक भाग में पहुंचता है तो ये पुट्टी घुल जाती है और लार्वा मुक्त हो जाता है और ये लार्वा निकल करके आंत्र को भेद कर देह गुहा में चला जाता है। ये बात सही लिखी हुई है, यहाँ पे आपको याद रखना है। इसलिए पहले वो लिखा था जठर रस से घुल जाए, जठर रस से नहीं घुलता है भाई, ये आंत्र के रस में घुल करके आंत्र में प्रवेश करता है। यकृत में जाकर के इसका संक्रमण करता है, वहाँ के उत्तकों में खाता है और 5 से 6 सप्ताह में यह बड़ा हो जाता है। इसके पश्चात ये परिपक्व होकर यकृत की जो पित्त वाहिनियाँ होती है उस पित्त वाहिनियों में पहुंच जाता है, वहाँ पर जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है मैच्योर होकर के। परपोषी के प्रवेश करने और अंडे देना प्रारंभ करने के लिए 11 से 13 सप्ताह का समय इसको लगता है। तो ये फैस्टियोला हेपेटिका का जो जीवन वृंत है या फैस्टियोला हेपेटिका का जो परिवर्तन है उस अध्याय को हमने आज आपके समक्ष कंप्लीट कर दिया है। फैस्टियोला हेपेटिका के परिवर्तन पर एक लेख लिखिए, ये आपका होमवर्क असाइनमेंट बनता है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। अपेक्षा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित होगा। धन्यवाद।